तो हाल ही में कितने खिलाड़ियों ने एशियन एथलेटिक्स टाइपिंग मिस्टेक है, एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए प्रतिबंधों को पूरा किया है, यानी क्वालिफाई किया। कितने खिलाड़ी हैं जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, एथलेटिक दौड़ वाला होता है, दौड़ ही होता है, तो कितने खिलाड़ी हैं झारखंड से? तो ये हैं 2। आंसर क्या होगा? 2। तो 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? आशा किरण बारला और सपना कुमारी, जिन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। अगर आशा किरण बारला की बात की जाए तो हाल ही में जो पंचकुला हरियाणा में जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हुआ था, उसमें 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में, कितना? 800 मीटर जो दौड़ प्रतियोगिता हुआ था, उसमें आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक था? स्वर्ण पदक। ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड की। अगर झारखंड की बात की जाए तो ये कहता है कि सिर्फ 6 महीने का ही करंट अफेयर्स हम पूछेंगे, लेकिन 6 महीने का ही करंट अफेयर नहीं, बल्कि 2-2 साल का, 1.5 साल का, 1-1 साल का पूछता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये याद रखना भी ज़रूरी होता है कि 2021, 19, 20 तक भी पूछ सकता है। तो इसके लिए 2021 में कौन सा था? हाँ, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में आशा किरण बारला जो थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कितने मीटर दौड़ में? 800 मीटर दौड़ में। अगर आशा किरण बारला की बात की जाए तो ये गुमला ज़िले की रहने वाली है। ये भी पूछता है कि कहाँ की रहने वाली, कौन से खिलाड़ी कहाँ की रहने वाली, ये भी पूछता है, या तो मिलान करने दे देता है। तो चलिए, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, 12वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पशु कल्याण के लिए किस राज्य के पशु कल्याण मॉडल को अपनाया है? हाल ही में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पशु कल्याण के लिए किस राज्य के पशु कल्याण मॉडल को अपनाया है? तो अगर बात की जाए अभी कि झारखंड में कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? बादल पत्रलेख। तो इन्होंने अभी हाल में ये केरल गए हुए थे। कहाँ? केरल गए हुए थे। तो इन्होंने, ये कृषि मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पशु कल्याण या तो कृषि के क्षेत्र में ही कोई काम करेंगे। तो उन्होंने वहाँ के पशु कल्याण विभाग को देखा, पशु कल्याण के लिए क्या क्या कार्य केरल में हो रहे हैं उनको देखा, तो इनको वो सारे काम पसंद आ गए। यानी बहुत सारे जो चीज़ होते हैं वो किन्हीं को पसंद आ जाते हैं। तो वहाँ का जो पशु कल्याण के लिए जो मॉडल था, मतलब जो मॉडल अपनाया जा रहा था, कहाँ? केरल में, वो मॉडल को झारखंड में भी लागू करने की बात की है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि अब एक बात याद रखिए कि अगर कोई किसी का मॉडल अपना रहा है, अगर झारखंड ही मान लीजिए केरल का मॉडल अपना रहा है, तो क्यों अपनाएगा? मतलब वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की जो उसकी मॉडल है, जो सहायता करने की या तो फिर पशुओं की रख रखाव की, ख्याल की, कृषि से संबंधित अनेक तथ्यों की, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसे ही अपनाया जाता है ना? तो इसीलिए केरल के मॉडल को ही अपनाया। तो इसके पशु के कल्याण के लिए जो झारखंड के जो पशु चिकित्सक हैं, उनको केरल में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ जो पशु चिकित्सक हैं जो हाई लेवल पे हैं, उनको केरल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहीं से उस मॉडल को अपनाया जाएगा। कहाँ का? मेरा आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन। झारखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रास लैंड को विकसित किया जाएगा?
तो कहाँ किया जाएगा बताइए। सॉरी, झारखंड के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा? तो ये है, इसका आंसर क्या होगा? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ होगा? दालमा। अगर बात की जाए ग्रासलैंड की, तो ग्रासलैंड क्या है? पहले बता दें कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। और यही दालमा अभ्यारण्य में ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा। तो ग्रासलैंड क्या होता है? अभी आप हाल में देख रहे होंगे कि झारखंड में अनेक हाथियों का उत्पाद हो रहा है, जंगलों से निकल कर हमारे गाँवों में, हमारे खेतों को तहस नहस कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि वहाँ से कुछ ना कुछ, इसका एक दो कारण, मेन कारण होते हैं। जैसे अगर महुआ, अगर जानते होंगे तो महुआ के जो सुगंध होते हैं उनसे ही सुगंधित होकर ये जंगल से बाहर निकलकर गांव में पहुंच जाते हैं। और अन्य कारण है कि जंगलों की कटाई भी हो रही है, तो जंगल वैसा वन्यजीव के लिए ऐसा स्थल नहीं बच गया जिससे वहाँ सुरक्षित रहा जा सके। इसलिए दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रासलूट विकसित किया जा रहा है। ये ग्रासलूट ये होता है कि अगर यहाँ जंगल है, यानी ये जंगल है और ये गांव है, ये हाथी यहाँ से निकलकर गांव आते हैं। तो क्यों आते हैं? यहाँ पता चलता है कि गांव है, यहाँ निकल जाते हैं तुरंत। जंगल कमी के कारण यहाँ दिखने लगते हैं सारे गांव है, चराई के लिए या तो फिर खेती लगा हुआ है, उनको चरने के लिए निकल आते हैं। तो इसके लिए यहाँ ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा। मतलब यहाँ बड़े बड़े घास लगाए जाएंगे ताकि जो हाथी यहाँ पे हैं वो उनको इस पार से इस पार ना दिख सके, और यहाँ ना दिख सके और इसके पार भी ना जा सके। यहाँ इतने ग्रास लगाए जाएंगे, इतने घास लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे घास, जो हाथियों को ना दिखे, बाहर की ओर ना दिखे, और वो जंगल में ही रहे। कहाँ रहे? जंगल में ही। इसलिए दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो हाथियों के लिए संरक्षित है उसमें ग्रासलैंड को विकसित किया जाएगा। इससे जो हाथियों का जो ग्रामीण इलाकों में निकलना होता है वो उसमें कमी आएगा। तो चलिए थोड़ा दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। देखिए, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी एरिया की बात करें तो 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 193.22 वर्ग किलोमीटर। ये पूछता है कि कितने किलोमीटर एरिया में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ। तो यहाँ तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये दालमा के लिए हो गया। बाकी पलामू अभ्यारण्य हो गया और भी अभ्यारण्य हो गया, उनके सारे जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं उनको भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए, 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1976 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये हाथियों की आबादी इस अभ्यारण्य में अधिक है। मैंने कहा ना कि हाथियों की आबादी इस दालमा अभ्यारण्य में अधिक है, उनको ही संरक्षित करने के लिए ही दालमा अभ्यारण्य है। और यहाँ ही 1992 में, एक बात याद रखिए, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। कौन सी? हाथी परियोजना। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। पहले ये इम्पोर्टेंट है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ? 1976 में। लेकिन यहाँ पे अगर हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। ये गज आरक्षित क्षेत्र है। 2001 में इसको घोषित किया गया था गज आरक्षित क्षेत्र, मतलब कि गज यहाँ बहुत अधिक संख्या में है, इसके लिए गज आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये हो गया दालमा अभ्यारण्य के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वही हो गया। चलिए 14वां प्रश्न। 20 मई को कहाँ पर आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई? 20 मई को कब? 20 मई को कहाँ पर आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई? तो हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब आप बोलेंगे कि उड़ीसा का झारखंड से क्या रिलेशन है?
तो ये आदिवासी महोत्सव है। आदिवासी महोत्सव मतलब आदिवासियों के लिए। तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए और जो जनजातीय कल्याण मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है। ये जो कि झारखंड से ही संबंधित है। ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा, और अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री में मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा 3 दिवसीय यानी 3 दिन के लिए 20 मई से 22 मई तक 20 मई से 22 मई तक आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ समझाने वाला तो था नहीं। चलिए 15वां प्रश्न, हाल ही में झारखंड में कब से पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत की गई? हाल ही में झारखंड में कब से पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो पहले जानते हैं पुरानी पेंशन योजना क्या है। पहले इसकी शुरुआत को जान लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत 1950 में हुई और 2003 में वाजपेयी सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो शुरुआत की बात करें तो 1950 में, और इसको बंद कर दिया गया 2003 में। तो ये पुरानी पेंशन योजना है क्या? तो पुरानी पेंशन योजना में ये था कि आपका जितना भी वेतन मिलता था, मतलब लास्ट मंथ का जो सैलरी था, लास्ट मंथ का जो सैलरी होता है, उनके आधे रकम, जो आधा रकम, मान लीजिए अगर सैलरी 1 लाख है, 1 लाख है, तो 50,000 आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। क्या मिलेगा? पेंशन के तौर पर मंथ से मिलेगा। इसमें पुरानी पेंशन योजना था। लेकिन नई पेंशन योजना आ गई तो उसमें क्या था? उसमें मार्केट बेस्ड पर था, मतलब मार्केट लिंक्ड पर था। अगर मार्केट में सही चल रहा है तो आपको मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा, मतलब पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो नया पेंशन था वो गवर्नमेंट के लिए भी था, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी था और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी था। और ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए था। ये पुरानी पेंशन योजना गवर्नमेंट सेक्टर के लिए था, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं हैं। चलिए कुछ विशेषताएं इसको जान लेते हैं पहले कि ये क्या था। पुरानी पेंशन योजना में 100% जो था वो टैक्स फ्री था, जितना था टैक्स फ्री था। लेकिन नई पेंशन योजना जो था वो 60% पर टैक्स फ्री था, बाकी जो 40% था उसमें टैक्स लगता था। तो पुरानी पेंशन योजना 2003 में बंद कर दिया गया था वाजपेयी सरकार में। तब जाके इसकी मांग पूरे देश में होने लगी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। चूँकि ये मार्केट बेस पर था तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा जो 60% टैक्स भी जाए, 60% टैक्स फ्री हो और 40% पर टैक्स भी दें। और मार्केट बेस पर था, मतलब मिले या मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं थी। तो इसलिए पुरानी पेंशन योजना की मांग बहुत पहले से चल रहा है भारत में। और अभी हाल फिलहाल में इसको 5 राज्यों में, इसकी जो 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, 5 राज्यों में, 5th स्टेट। तो ये शुरुआत कब हुआ था पुरानी पेंशन योजना झारखंड में? तो ये हुआ था 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुआ था। थोड़ा और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए झारखंड के किस संस्थान में पायलट प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? मतलब ये कि जो पायलट प्रशिक्षण चलाया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वो किस संस्थान में चलाया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा रांची विश्वविद्यालय रांची, तीसरा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कांके, और चौथा है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इनमें से किस में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए झारखंड में पायलट प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक पहले जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ठेठ भाषा में अगर समझें तो देसी जुगाड़, मतलब देसी तरीके से कैसे खेती किया जाए या तो फार्मिंग किया जाए कोई भी फसल के लिए। तो इसके लिए एक पायलट प्रशिक्षण चलाया जा रहा है कि खाद जो उर्वरक होते हैं उनका कमी किया जाए, यानी खाद का प्रयोग ना किया जाए, उर्वरक का प्रयोग ना किया जाए। इससे जो होता है वो भूमि बंजर होने लगती है कुछ सालों के बाद। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है, झारखंड में हो या भारत में हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके लिए पायलट प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। कहाँ? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हमारा आंसर हो गया। चलिए थोड़ा और जानते हैं इस ऑप्शंस के बारे में। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहलाता है IAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब इसका स्थापना की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुआ था और ये बरही हजारीबाग में स्थित है। और रांची विश्वविद्यालय रांची की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुआ था और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में और केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में। यहाँ बात करें तो 1995 से यहाँ रिसर्च का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से? 1995 से रिसर्च का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषि से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं उनका कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1995 से। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें हाल ही में एक डिक्शनरी लॉन्च किया गया है। डिक्शनरी लॉन्च किया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा। ये असूर, बिरहोर और बिरजिया के लिए ये डिक्शनरी लॉन्च हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ये पहले ब्राम्बे में था। अगर इसकी बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो ये ब्राम्बे में था, 2009 में स्थापना हुआ था। और अब इसका जो नया ब्रांच या तो नया जो भवन है वो चेरी मनातू, कहाँ? चेरी मनातू, ये कांके में स्थित है, कांके प्रखंड में पड़ता है रांची। यहाँ पे इसका नया बिल्डिंग बन चुका है और यहाँ से इसका ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रचलन, ये पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है नई बिल्डिंग में। तो ये हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और यहीं पे बिरसा, इसकी बात करें अगर बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे गिलोय के लिए रिसर्च अभी चल रहा है। गिलोय, आप लोग को पता होगा कोरोना में गिलोय का कितना मांग बढ़ा था, तो गिलोय का यहाँ रिसर्च चल रहा है अभी। कहाँ पर? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। और यहाँ से बताया कि 1995 में यहाँ रिसर्च का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए वही बिरसा कृषि एग्रीकल्चर के लिए है। ये इसका स्थापना 1981 में बता दिया मैंने और इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी कांके रांची में स्थित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने हेतु युवाओं को पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको बता दिया। 1995 से यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च का कार्य हो रहा है, ये भी बता दिया गया। तो शायद 16 क्वेश्चन ही था जो एक सप्ताह का था और ये था 18 से लेकर 25 मई तक का। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में और अगले सप्ताह का करंट अफेयर्स लेके आते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।